हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन के मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को उज्जैन मारपीट मामले में 1 साल की सजा हुई है। इंदौर जिला कोर्ट ने करीब 1 दशक पुराने इस मामले में आज फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि दिग्विजय सिंह को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 25,000 रुपए के मुचलके पर उन्हें रिहा किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 3 अन्य आरोपी महेश परमार, हेमंत सिंह चौहान और मुकेश भाटी को बरी कर दिया, जबकि दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, जय सिंह दरबार, अनंत नारायण मीणा, असलम लाला और दिलीप चौधरी को 1 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट से बाहर आने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि 10 साल पुराना झूठा केस है, राजनीतिक दबाव के कारण मेरा नाम जोड़ा गया। दरअसल ये मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक निजी होटल के उद्घाटन समारोह में आए थे। यहां दिग्विजय सिंह के काफिले को भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे। इसी दौरान दिग्विजय सिंह के समर्थकों और भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई थी। ये लगभग 10 साल पुराना केस है, झूठा केस है। हम लोगों का तो नाम FIR में भी दर्ज नहीं था। बाद में राजनीतिक दबाव के कारण हम लोगों का नाम जोड़ा गया। अब जो फैसला आया है उसकी अपील करेंगे। उज्जैन में बना था, उल्टा हम लोगों के ऊपर हमला हुआ था। हम तो गाड़ी में बैठे हुए थे राजा साहब के साथ। मैं लोकसभा का सदस्य था उस टाइम पे, और हम लोगों की रिपोर्ट उसमें नहीं लिखी गई। हमारे खिलाफ फर्जी प्रकरण बनाया गया, और फर्जी प्रकरण में आज जो है ये जो न्यायालय का फैसला आया, इसके लिए हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। बड़ी खबर आपको पचमढ़ी से बता दें, 11 घंटे से लगातार कैबिनेट की बैठक चल रही है। पहली बार 11 घंटे से चल रही है कैबिनेट की बैठक, और मंथन के विषय खत्म नहीं होने तक बैठक चलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, पचमढ़ी में बीजेपी के चिंतन शिविर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नए फैसले किए हैं। इसमें फैसला लिया गया है कि तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री और सभी मंत्री ट्रेन से यात्रा पर जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अप्रैल से फिर शुरू होगी, जबकि 2 मई को प्रदेश में लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा, और इसके लिए गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि उचित मूल्य की दुकानें बहुउद्देशीय बनाई जाएंगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल के लिए तत्काल भूमि आवंटित करने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में भी स्टाफ और जरूरी संसाधन बढ़ाए जाएंगे। साथ ही गंभीर बीमारियों के लिए कैंप लगाए जाएंगे। उन लोगों के साथ सहानुभूति रखूंगा जो ये कह रहे थे कि घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रही है सरकार। आप सब आए और निष्पक्ष रूप से बताना कि कोई घूमता हुआ कहीं मिला क्या। और इसलिए मैंने सहानुभूति की बात कही कि जो लोग ट्विटर पे और पेपर पे राजनीति करना चाहते हैं, वो युग समाप्त हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ये सरकार है, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही सोचती है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, पिछले 11 घंटे से मंथन जारी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जब तक तमाम विषयों पर मंथन नहीं हो जाएगा, ये बैठक यूं ही लगातार जारी रहेगी। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कैबिनेट के सभी सदस्य एक साथ इतनी देर तक बैठे हों। लगभग 11 घंटे का समय हो चुका है, जैसा कि आप बता रहे थे। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो थोड़ी देर पहले उद्बोधन दिया था, और उद्बोधन का भी कारण कैबिनेट की बैठक का कोई एजेंडा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गरीब कल्याण के लिए योजनाओं को 6 महीने बढ़ाने का फैसला लिया था, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पास किया था। उसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को दोहराया कि अब कैबिनेट की बैठक जब तक जारी रहेगी, जो चिंतन है, जो विचार है, जो चिंतन बैठक है, वो जब तक जारी रहेगी जब तक कि इस बैठक के एजेंडे को पूरा नहीं कर लिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर जो 8 मंत्रियों के समूह का प्रेजेंटेशन होना है,
जब तक सभी समूह का प्रेजेंटेशन नहीं हो जाएगा तब तक कैबिनेट की जो चिंतन बैठक है वो जारी रहेगी, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो फिलहाल कर्मचारियों के संगठन से जुड़ी हुई जो मंत्रियों के समूह है उसका प्रेजेंटेशन चल रहा है। अब तक कुल मिलाकर अगर बात करें तो 10 में से 8 समूहों का प्रेजेंटेशन हो चुका है, 2 समूह का प्रेजेंटेशन अभी बाकी है। और इस प्रेजेंटेशन के दौरान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक बिंदु पर बारीकी से निगाह रख रहे हैं। जिन मंत्रियों के समूह ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया है उनकी तारीफ भी की जा रही है, जिन मंत्रियों के प्रेजेंटेशन में लगता है कि थोड़ी खामी है वहां पर फिर से मंत्रियों के समूह से काम करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। पर लेकिन ये सब कुछ जो करना है वो बहुत जल्द करना है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ये चाहती है कि जन कल्याण से जुड़ी हुई जो योजना है, खासकर जो आम जनता के प्रभावित करने वाली जो योजना है जिसका लाभ कम से कम ज्यादा से ज्यादा बड़े तबके को मिल सकता है और उसका लाभ आने वाले समय में सरकार और बीजेपी को मिल सकता है, उन योजनाओं का जल्द क्रियान्वयन किया जाए। उनमें कई ऐसी योजनाएं जो सुबह से हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जो पिछली सरकारों में हुआ करती थी और किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी, उनको फिर से चालू करने की बात हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें। इसके अलावा अगर बात करें तो जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और इसमें खुद मंत्री और मुख्यमंत्री इनिशिएटिव लेंगे और योजनाओं के भागीदारी और क्रियान्वयन के लिए खुद अपनी ओर से भी प्रयास करेंगे, ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है। लिहाजा एक बड़ी बैठक हुई और आज जो परिणाम सामने निकल कर आए हैं, कई बड़े फैसले भी उसमें देखने को मिले जो बैठक के दौरान थे। कल अगर बात करें जो बैठक होगी, तकरीबन अभी माना जा रहा है कि 1 घंटा बैठक और चल सकती है और उसके बाद में कल फिर से मंत्रियों से व्यक्तिगत विभागवार और 1-to-1 चर्चा मुख्यमंत्री करने वाले हैं, जिसमें न केवल सरकार के कामकाज उनके विभागों की समीक्षा की जाएगी बल्कि पार्टी जो बीजेपी है उसके संगठन की जो अपेक्षाएं उनको लेकर भी मंत्रियों से आने वाले समय में जो कार्य योजना है उसकी भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए सुधीर आपका। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने वाले हों, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चुनाव के पहले ही एक्टिव हो गया है। प्रदेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत के लगातार दौरे होने वाले हैं। दरअसल राष्ट्रवादी वैचारिक लोगों के संगठन को विस्तार देने के लिए भोपाल में 16 और 17 अप्रैल को चिंतन बैठक होगी, जिसमें मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। प्रदेश में नए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग अलग इलाकों में 7 शिक्षा वर्ग लगने की तैयारी है और वहीं संघ पूरे प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने का अभियान भी शुरू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत ग्वालियर से की जाएगी। इसे लेकर कांग्रेस संघ पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है। जब जब भी संघ के दौरे मध्य प्रदेश में होते हैं, आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ध्रुवीकरण होता है और मुझे लगता है 2023 तक ये इतना उग्र हो जाएगा, नफरत फैलाने का काम संघ करती है। तो मुझे लगता है संघ को जनता के हित के कार्य करना चाहिए, ना कि उन्हें उग्र करना चाहिए। पूरी कांग्रेस राहुल गांधी मय और दिग्विजय सिंह मय हो गई है। इनको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के क्रियाकलापों को पर नजर रखने की बजाय उन संगठनों पर ध्यान दें जिनको ये राजनीतिक तौर पर पालते पोसते हैं और वो देश में अलगाववाद पैदा करते हैं। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों के पसीने छूटे हुए हैं। विकास कार्यों को पूरा करने के लिए इस बार सिंधिया ने अधिकारियों को तारीख दे दी है और कहा है कि जो कार्य प्रस्तावित है उसकी योजना तैयार करें। बैठक में नगर निगम, जिला पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कॉर्पोरेशन, पीएचई, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन, पुलिस, ग्वालियर विकास प्राधिकरण और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सिंधिया ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि हर वार्ड में स्वच्छता रैंकिंग का बोर्ड लगाया जाए। सड़कों के मेंटेनेंस और ग्रेडिंग सिस्टम के लिए 1 मई तक की टाइमलाइन दे दी गई है। इसके साथ ही अन्य विभागों को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। यूनेस्को ने ग्वालियर को हेरिटेज सिटी के रूप में चुना है। इस पर सिंधिया ने कहा कि पूरे एशिया में ग्वालियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए ग्वालियर के जो भी विकास हो वो यूनेस्को के सुझाव के आधार पर ही होना चाहिए। हम लोग स्विच का कार्य कर रहे हैं, पानी का कार्य कर रहे हैं, पर वेस्ट ट्रीटमेंट पूरे शहर की जो वेस्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है प्रोसेसिंग की, उसकी योजना भी बननी चाहिए। हमारी ये दूसरी बैठक है और आने वाले समय में ग्रामीण अंचल में भी हम लोग बैठक रखेंगे। पूर्ण मुस्तैदी के साथ हम लोग लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द ग्वालियर की जनता को हम लोग विकास और प्रगति के राह पर हम लोग ला पाएं।
ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल सभागार में स्वच्छता दूतों का सम्मान और स्वास्थ्य परीक्षण करने को लेकर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। जहां वो मंच से उतरकर नीचे बैठी एक सफाई कर्मी के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर मंच पर ले आए, जहां उन्होंने सफाई कर्मी से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए दीप प्रज्वलित करवाया। इसके बाद उन्हें अपने बगल में कुर्सी पर बैठाया। साथ ही उन्होंने सफाई कर्मियों को देवता बताया। कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने 25 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, साथ ही उनके पैर भी छुए। सिंधिया ने कहा कि सफाई कर्मी हमारे देवता है, इसलिए उन्होंने उनके पैर छुए। ये पहले तो ये हमारे सफाई मित्र नहीं है, ये हमारे सफाई देवता है और ये मैंने उद्बोधन में स्पष्ट किया। चरण छुए जाते हैं देवताओं के और ये हमारे देवता हैं। सिंधिया परिवार के विरोधी रहे जयभान सिंह पवैया के पिता की पुण्यतिथि में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके गांव पहुंचे, जहां वो लगभग 1 घंटे तक पवैया के पास बैठे रहे। हालांकि सिंधिया ने इस बारे में किसी भी प्रकार के राजनीतिक बयान देने से इंकार कर दिया, लेकिन उन्होंने पवैया के परिवार को एक भावनात्मक रिश्ते से जरूर जोड़ा। सिंधिया ने कहा कि पवैया की न सिर्फ बीजेपी बल्कि क्षेत्र के विकास में भी बड़ा योगदान रहा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के गाँव चिनौर में सिंधिया के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। भावनात्मक पहलू है, आज बरसी है उनके पूज्य पिताजी की। उनको आके यहाँ नमन करना और पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ा रहना, यही मेरा उद्देश्य था और आज इसलिए मैं उनके समक्ष उनके साथ आया हूँ। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल ग्वालियर दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत में विभा पटेल ने कहा कि साल 2023 में संगठन को मजबूत बनाने के लिए महिला कांग्रेस लगातार काम कर रही है। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कांग्रेस से जुड़े। मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं जो आधी आबादी मानी जाती है, उनका हम प्रतिनिधित्व कर सके, उनकी हम आवाज बन सके। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को मौका दिया है। 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे ओबीसी चयनित शिक्षक अपनी मांग को लेकर भोपाल में 6 दिनों से डटे हुए हैं। चयनित शिक्षक लोक शिक्षण डायरेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वो भजन कीर्तन गाकर तो कभी थाली बजाकर शासन का विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि 16 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग ने ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया। शिक्षक संघ ने कहा कि 4 विषय में 600 अभ्यर्थी होल्ड से प्रभावित हैं और 11 विषयों में 1400 अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित है। इसी तरह कुल 2000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र रुका हुआ है। इससे ज्यादातर अभ्यर्थी आर्थिक तंगी और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सभी कैटेगरी के लोगों का सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के ही कैंडिडेट रह गए हैं और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। हम बहुत आसान भी थे, वेरीफाइड है, सिलेक्टेड है, हमारी सूची बनी हुई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ओबीसी विद्यार्थियों को 3 साल से स्कॉलरशिप न मिलने का मुद्दा उठाया। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार छात्रों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। राज्य की सरकार ने पिछले सत्र में स्वीकार किया था कि करीब 1210 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पेंडिंग है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ पचमढ़ी के टूर पर गए। करोड़ों रुपए बेवजह खर्च किए जा रहे हैं। वहीं चयनित शिक्षकों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। कि 3 वर्षों से ओबीसी के SC ST के बच्चों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो रहा। पता नहीं कितने उच्च शिक्षा से ये वर्ग के छात्र वंचित हुए होंगे। 1210 करोड़ रुपए पेंडिंग था। पिछले सत्र में हमने पूछा था, सरकार ने स्वीकार किया था। एक खबर मिल रही है, आग की चपेट में आने से 3 लोग जिंदा जल गए हैं। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी हैं और एक वृद्ध महिला शामिल है। कोठी थाना क्षेत्र के भैंसवार गांव की घटना बताई जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर सतना से आपको बता रहे हैं। आग की चपेट में आने से 3 लोग जिंदा जल गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा हुआ है सतना में। मृतकों में 2 बच्चे और एक वृद्ध महिला शामिल हैं। कोटी थाना क्षेत्र के भैंसवार गांव की घटना बताई जा रही है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की मुश्किल बढ़ सकती है। दरअसल अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान भोपाल वासियों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर राजधानी के अरेरा हिल्स और शाहजहानाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि भोपाल में आयोजित फिल्मोत्सव में भाग लेने विवेक अग्निहोत्री पहुंचे थे, तब उन्होंने विवादित बयान दिया था, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेसी नेताओं समेत अन्य संगठनों ने विवेक को निशाने पर लिया। इसके बाद विवेक ने ट्वीट कर सफाई भी दी है। इसमें जिस थाने में भी शिकायत प्राप्त हुई है, अगर वो संज्ञेय परिधि में होगा तो नियमानुसार कार्रवाई उसमें की जाएगी। नरसिंहपुर में होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैंने तो फिल्म नहीं देखी है, लेकिन 32 साल पहले कश्मीर में जो पंडितों के साथ बर्बरता हुई है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। किसी भी सरकार ने उनकी तकलीफ को कभी एड्रेस नहीं किया। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस पर कोई भी सरकार मरहम नहीं लगा पाई है। बर्बरता करने वाले लोगों के खिलाफ ना कोई इन्वेस्टिगेशन की गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन कश्मीर में पंडितों की वापसी होगी उस दिन मैं अमित शाह को बुलाकर सेंट्रल हॉल में चाय पिलवाऊंगा। मैंने कश्मीर फाइल देखी ही नहीं है। अमित शाह जी, जिस दिन ये लोग वापस चले जाएंगे मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा। और मैंने पूछा 2 साल से वो मेरे को वो मौका आज भी प्राप्त नहीं हुआ है। पूरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेरे इस बिल को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर बिल आगे चल के लॉ में तब्दील होगा, ये पहली बार होगा 32 साल में कि कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय का रास्ता खुलेगा। द कश्मीर फाइल्स को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। एक और जहां बीजेपी कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को इस फिल्म के जरिए लोगों को दिखाने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। भिंड के लाहौर विधानसभा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी देश में दंगा कराने के लिए उकसाने का काम कर रही है। जनता में विस्फोट कराने का, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की योजना है। ये मनाना कोई बात नहीं है, सच्चाई लोगों को पता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी, आज उनको बड़ी चिंता है। आज वो देश में दंगा कराने के प्रयास में है। हिजाब को लेकर नया विवाद सागर में सामने आया है, जहां हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने हिजाब पहनकर क्लासरूम में नमाज पढ़ी, जिसे लेकर हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वीडियो केंद्र विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा का बताया जा रहा है, जो कि फाइनल ईयर में है। छात्रा क्लास के अंदर नमाज पढ़ रही थी, तभी किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार के कृत्य होना ये बहुत गंभीर विषय है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कानून भी बनना चाहिए, जिससे शिक्षण संस्थाएं सुरक्षित बनी रहें। एक समिति अभी ऑलरेडी नोटिफाई हमने कर दी है, जो पूरे तथ्य को हमारे सामने रखेगी और इसी के साथ हमने सभी छात्र छात्राओं को ये भी निर्देशित किया है कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और यहाँ एक पठन पाठन का यहाँ पर एक माहौल है। देश के पूर्व इलेक्शन कमीशन ऑफिसर रहे एसवाई कुरैशी अपने एक इंटरव्यू को लेकर इन दिनों चर्चाओं में हैं। उन्होंने हिजाब के मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की है, लेकिन इसे लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कुरैशी की तुलना टेररिस्ट स्लीपर सेल से कर दी। लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि कुरैशी हिजाब की बात करते हैं, अच्छा होता कि वो मुस्लिम लड़कियों के लिए किताब की बात करते। हिजाब को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं? मुझे अच्छा लगता है एक पढ़ा लिखा आदमी किताब की बात करता है कि मुस्लिम बेटियों को किताब दो, उनको कंप्यूटर दो, उनको पेन दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको IAS IPS बनाओ, तो मुझे लगता है ठीक लगता। आज वो कह रहे हैं कि हिजाब के बारे में कोर्ट निर्णय नहीं करेगा, तो फिर कोर्ट काहे के लिए? भारत का संविधान किस लिए है? और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।